with with clarity of responsibilities and authority to achieve the enterprise mission. Goals and objectives. ये मेरे हम कह सकते हैं कि हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं जीईआईटी के। अब बेनिफिट्स क्या है मेरे जीईआईटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ जीईआईटी, मेक हेडलाइन बेनिफिट्स ऑफ जीईआईटी। बेनिफिट्स ऑफ जीईआईटी, बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी में लिखेंगे सबसे पहला बेनिफिट कि ये मुझे प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट अप्रोच। सबसे पहला बेनिफिट है इसका, इट प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट अप्रोच इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेटेड and aligned with the enterprise governance approach। ये सबसे पहला हमें कंसिस्टेंट अप्रोच देती है। दूसरा, ये इंश्योर कराती है जितनी भी मेरे जितने भी आईटी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो किस स्ट्रेटेजी या किस लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बनेंगे। तो ये बेनिफिट भी मेरा जीआईटी का है। तो इट इंश्योर्स दैट आईटी related decisions IT related decisions are made in line with the enterprise strategies and objectives। नेक्स्ट कि ये हमें प्रोसेसेस हमारे प्रॉपरली हो रहे हैं नहीं, उसकी इफेक्टिवली वो भी ट्रांसपेरेंटली भी ये हमें शो करता है। तो वो भी हमारा इसका एक बेनिफिट है कि आईटी इट इंश्योर्स, क्या चीज इंश्योर कर रही है, दैट आईटी रिलेटेड processes
are overseen effectively and transparently. नेक्स्ट इज कि ये हमें कंफर्म करता है, इट कंफर्म्स compliance with legal regulatory requirements. जितने मेरे लीगल रेगुलेटरीज हैं उनको भी requirements. It ensures that the governance requirements for board member are met. ये मेरे इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारी की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ GEIT। जो की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं वो बेसिकली हमारी 3 ही हैं। सो क्या की गवर्नेंस practices of GEIT, ये हमारी 3 इसके साथ में है। सबसे पहली चीज तो इवैल्यूएट करना गवर्नेंस के सिस्टम को, ये एक की प्रैक्टिस है जो हाईलाइट करता है। क्या है? इवैल्यूएट द गवर्नेंस सिस्टम। दूसरी चीज डायरेक्ट करता है गवर्नेंस सिस्टम को, डायरेक्ट द गवर्नेंस सिस्टम। तीसरी चीज मॉनिटर करता है, मॉनिटर द गवर्नेंस सिस्टम। यानी सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा। अब आप देखेंगे क्या क्या मेन चीज है। सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा, फिर डायरेक्ट करेगा, कैसे बनाएगा इन लीडरशिप को ऑब्टेन करना, ये सब चीजें। उसके बाद उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो इवैल्यूएट करेगा, बनाएगा एंड देन उसको मॉनिटर करेगा। मेन हमारे इसके कंटेंट है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएशंस होगी सबसे पहले, डायरेक्शंस होंगी एंड देन मॉनिटर करेगा। ये इसके मेन कंटेंट हमारे की गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बार बार, इसको नेग्लेक्ट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ GEIT। चलिए नेक्स्ट हमारा कंटेंट है, नेक्स्ट कंटेंट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस EER, ERM एंड इंटरनल। हमारे तीनों कंटेंट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैं आपको करा चुकी हूँ, अब मैं आपको करा रही हूँ ERM। ERM क्या होता है जी? ध्यान से जरा सुन लीजिए, बड़ा काम आने वाला टॉपिक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, समझ लीजिए मेरी बात को जरा।
ERM क्या है? ERM, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म E मीन्स इंटरप्राइज, R means risk, M means management, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये मेरी ERM है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्राइज की, रिस्क की और मैनेजमेंट की। मेरी एंटरप्राइज यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो रिस्क है उस रिस्क को मिटिगेट करना, मैनेज करना ERM है। क्या है जी? ERM है। ठीक है, मैं दोबारा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेरी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एसेस करना, उस पे कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ये जो है मेरा ERM का काम। सो राइट डाउन द कंटेंट ऑफ ERM कि ERM क्या क्या करता है। ERM क्या क्या करता है? राइट, ERM क्या करता है? मेरा ERM, मेरा ERM सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क को रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो रिस्क उसने आइडेंटिफाई किया उसको एसेस करना, रिस्क की एसेसमेंट। तीसरी चीज, रिस्क को रिस्पॉन्स करना। चौथी चीज, कंट्रोल करना, एक्टिविटीज यानी कंट्रोल एक्टिविटीज के थ्रू। फिफ्थ, मॉनिटर करना, मॉनिटर। सिक्स्थ, ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को का भी ध्यान रखना। इंटरनल एनवायरनमेंट में ही हमारे रिस्क होते हैं, तो उसमें ही सारे काम को करना, इंटरनल एनवायरनमेंट में इसको देखना है। ये मेरा ERM के अंदर ये मेरे मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और ERM क्या होता है। मीन्स अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रिस्क और ERM में क्या फर्क है, रिस्क और ERM में क्या फर्क है। इससे पहले मैं आपको ERM की एक प्रोग्राम लाइफ साइकिल है वो बता रही हूँ कि ERM की प्रोग्राम लाइफ साइकिल होती कैसे, यानी पहले क्या चीज होती है, फिर क्या चीज होती है, फिर क्या। ये तो मैंने अभी आपको पूरा बताया कि ERM के अंदर ये चीजें होती हैं, लेकिन स्टेपिंग्स क्या है ERM की, वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो लिखेंगे ERM प्रोग्राम लाइफ साइकिल।
ERM program life cycle। ठीक है जी, ERM प्रोग्राम लाइफ साइकिल। सबसे पहली चीज, नंबर 1, मुझे एसेस करना है, आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है। यानी इसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस की, ठीक है, एसेस करना कि मेरे पास अभी क्या है और मुझे किस चीज की जरूरत है, एसेसिंग जो होती है। दूसरा, जिस चीज की जरूरत है उसको डिजाइन करना, जिस चीज की जरूरत है उसको डिजाइन करना, कस्टमाइज ERM प्रोग्राम को डेवलप करना। तीसरा, ट्रेनिंग देना, यानी एजुकेट करना, मेरे एंटरप्राइज को ट्रेन करना। ट्रेन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मेरे एम्प्लॉय है उनको ट्रेन करना। इम्प्लीमेंट, एट लास्ट मुझे मेरे ERM प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देना, यानी मैनेज करनी, जो भी चेंजेस मैनेज करना उसके लिए इम्प्लीमेंट करना। फिफ्थ, मुझे जो मैं प्रोजेक्शन तैयार किया, पूरा प्रोजेक्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका ध्यान रखना कि वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, फीडबैक लेना प्रॉपरली, कंटिन्यूअस उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने। वो मेरी फिफ्थ पॉइंट मॉनिटरिंग के अंदर आता है, मॉनिटर करने के अंदर आता है। तो सो ये तो मेरे ERM की प्रोग्राम लाइफ साइकिल है कि स्टेपिंग्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सेकेंडली क्या होगा, ये इसकी स्टेपिंग है। सबसे पहले एसेस होगा, सेकेंडली डिजाइन होगा, थर्डली ट्रेन होगा, फोर्थली इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड देन मॉनिटर किया जाएगा। 5 स्टेप्स हैं ERM प्रोग्राम लाइफ साइकिल के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट में और ERM में क्या डिफरेंस है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, क्या डिफरेंस है। रिस्क मैनेजमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैनेजमेंट, MGT जहां लिखूं बेटा ध्यान रखना मैनेजमेंट लिखा है पूरा। एंड ERM, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस है, मैं मतलब बहुत शॉर्ट उसमें आपको वर्डिंग्स बताऊंगी कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, रिस्क मैनेजमेंट और ERM। सबसे ये इंडिविजुअल व्यू है रिस्क का और ये मेरा ग्लोबल है। सो ये क्या है, इंडिविजुअल व्यू ऑफ रिस्क है और ये मेरा ग्लोबल, या हम कह सकते हैं होलिस्टिक व्यू ऑफ रिस्क है। सेकंड, यहां मेरी स्पेसिफिक रिस्क एनालिसिस होती है, स्पेसिफिक रिस्क एनालिसिस, यानी किसी पर्टिकुलर चीज की रिस्क एनालिसिस होती है। जबकि यहां मेरे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, यानी यहाँ जो रिस्क एनालिसिस होती है क्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन होती है।
ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, ये टैक्टिक और ओरिएंटेशन है और ये स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन, यानी यहाँ पे ये टैक्टिक ओरिएंटेशन है, स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन है। स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट बिजनेस यूनिट के लिए होती है। बिजनेस यूनिट एक कंप्लीट जो मेरी एक एक यूनिट्स होती हैं उसके हिसाब से होती है, बिजनेस यूनिट्स के हिसाब से होती है। एंड ये मेरी कंप्लीट बिजनेस यूनिट के साथ तो होगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करेगी, यानी हर यूनिट को भी कवर करेगी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करेगी। बिजनेस यूनिट्स तो करेगी ही करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा रिएक्टिव है, ये एकदम रिएक्ट करती है किसी भी चीज के लिए। और ये मेरी प्रोएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम करती है और ये जबकि मेरी रिएक्टिव अप्रोच पे काम करती है। ये इंडिविजुअल है, ध्यान रखना। हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है, नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट, ये इंडिविजुअल रिस्क एनालिसिस को प्रेफर करती है और ये इंटरडिपेंडेंट रिस्क एनालिसिस को प्रेफर करती है। ये मेन डिफरेंस है हमारी नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट में और ईआरएम के।